बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भलीकार स्ट्रेटफॉरवर्ड तलाज तोई अज पंजो रोज़ा ईरान इजराइल जंग जो हिनमल जंग उरूज ते पहुंची चुकी आ। इजराइल तेहरान की धमकी तो लेके खाली करे छड़ियो, असां तेहरान के फ़लस्तीन ठाहे छॾींदासीं। ईरान तेल अवीव के धमकी पियो ॾे कि तेल अवीव खाली करे छड़ियो, असां हिन खे फ्लैट करे छॾींदासीं। हिनमल जंग जी सूरत हाल एतिरी वधी चुकी आ जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। हिन जंग जी सूरत हाल में जेको दुनिया जो सुपर पावर आहे अमेरिका, हुन जो सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट कैनेडा में मौजूदु हुयो, जिते दुनिया जा जेके 7 वॾा मुल्क आहिनि उते वेही मीटिंग पिया कनि, जंहिंजो ऐलामियो प्रेस रिलीज़ में अची चुकी आहे, जंहिंमें मोस्टली इज़राइल जो साथ ॾिनो वियो आहे कि इज़राइल पंहिंजी दिफ़ा जो हक़ तो इस्तेमालु करे ऐं इहा जंग ख़तमु थियणु घुरिजे। हिन ॻाल्हि ते अग्री थिया आहिनि, पर उन्हनि इज़राइल जी साइड वरिती आहे बनिस्बत ईरान जे। ऐं पोइ G7 समिट तां सुपर पावर अमेरिका जो सदर डोनाल्ड ट्रंप निकिरंदो आहे, पंहिंजे जहाज़ में चढ़ण खां अॻु में इंटरव्यू ॾींदो आहे। हुन इंटरव्यू में ॻाल्हि कंदो आहे कि मां हाणे वञा थो मीटिंग करण लाइ, असां हाणे सीज़ फायर लाइ कमु न कंदासीं। हुन ॻाल्हि कई रियल एंड जी कि आई वॉन्ट टू अचीव अ रियल एंड, यानी पंहिंजे मंतकी अंजाम ताईं पंहिंजी ख़्वाहिश जे मुताबिक़, पंहिंजे प्लान ऐं टारगेट जे मुताबिक़ असां हाणे वञूं था हिन जंग में अॻिते ऐं पंहिंजो टारगेट अचीव करे रहंदासीं। सीज़ फायर मुंहिंजो को टारगेट न आहे। इहा शइ डोनाल्ड ट्रंप जी तरफ़ां अचणु यकीनन वाज़े थी करे छॾे कि अमेरिका हुजे या इज़राइल, ॻाल्हि साॻी आहे, कंफ्यूज़ थियण जी ज़रूरत न आहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ट्रंप जब G7 की समिट छोड़ के निकलता है तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू अचीव अ रियल एंड टू दिस, नॉट अ सीज फायर। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कि वो सीज फायर अचीव नहीं करना चाहते, और चाहते ही नहीं है कि ये फौरन से डी एस्केलेट हो सिचुएशन। साथ ही साथ वो अमेरिका पहुंचकर जो ट्वीट्स करते हैं यकीनन हैरत अंगेज है। वो ईरान को कहते हैं सरेंडर, हथियार डाल दो, बिल्कुल इजराइल की साइड पे आके वो एक तरफ के हो जाते हैं, वाजे कर रहे हैं कि वो इस जंग में कूदने को तैयार हैं। खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के टेलीविजन पे कि बंकर बस्टर बॉम्ब जो कि 30,000 पाउंड का है, वो मारा जाएगा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, ताकि जेर ज़मीन जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको टारगेट किया जा सके। और वो बम भी अमेरिका के पास, वो जहाज भी अमेरिका के पास। आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दुनिया के सामने हीरो बनना चाहते हैं सीज फायर का डायलॉग मार के, लेकिन दूसरी तरफ जंग को हवा देने में, जो चाइना का भी बयान है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, बढ़ाने में इस जंग को अमेरिका का ही कलीदी किरदार है। आपकी नजर में सिचुएशन कितनी सीरियस है और ये कितनी एस्केलेट हो सकती है? सर जी, तला साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग को शुरू करने में, बढ़ावा देने में, मजीद आगे बढ़ावा देने में अमेरिका का किरदार है। इसराइल में इतनी शक्त नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उनके यही अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, और जितने भी बॉम्बिंग हो रही है, जितने मिसाइल जो है, और सारे के सारे अमेरिकन साख्त के, इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रडिक्टेबल आदमी है, वो सुबह कुछ कह रहे होते हैं, शाम को कुछ कह रहे होते हैं। वो बुली करना उनकी एक आदत है। अब ईरान को कहना कि मुकम्मल सरेंडर, तो ये तो जाहिर है ना कि ये इज फुली एंड होली विद इजराइल। और साथ ही साथ ये भी कहना कि अगर ईरान ने किसी अमेरिकन टारगेट को निशाना बनाया तो फिर अमेरिका इस जंग में बराह रास्त ईरान के खिलाफ खुल के आ जाएगा। तो ये तो, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम सब इससे वाकिफ हैं। और टोटल सरेंडर का मतलब ये है, देखिए मेरे नजदीक जब जंग शुरू हुई थी इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव था ईरान की जो भी सलाहियत है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करना, और वो बंकर बस्टेड बॉम्ब से ही होनी है, आज होनी है या कल होनी है। अमेरिकन के पास है, अमेरिकन यूज भी करेंगे, दुनिया को पता भी चल जाएगा और किसी ने कुछ भी नहीं करना। और दूसरी है अमेरिकन इजरायली जो दूसरा प्लान है, वो ईरान में एनार्की क्रिएट करना, रजीम चेंज करना, और उसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरे ईरान में, उनको टारगेट करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये दोनों काम इतने आसान नहीं है। सर, आप कह रहे हैं आसान नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की एक और ट्वीट अब से थोड़े लम्हों पहले की है, और वो कहते हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, किल हिम, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। यानी वो वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि हमारे टारगेट पे है, निशाने पे है, मालूम है कहाँ बैठा हुआ है, और इस वक्त हम उसको सेफ कह लेते हैं, लेकिन आगे चल के जब हमारा मूड होगा हम उसको भी मार देंगे। तो ये बयान एक सदर मुमलिकत
अमेरिका सुपर पावर की तरफ से आना मुनासिब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आई थिंक ये चीजों को एस्केलेट करना चाह रहे हैं सर। इनके नजदीक मुनासिब या नामुनासिब कोई वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। ये जो चाहते हैं दुनिया में करते चले जाते हैं, और ये एस्केलेट, इस तरह सिचुएशन एस्केलेट होती है। लेकिन जो मैं आपसे पहले कह रहा था, लंबी जंग ईरान को सूट करती है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ईरानियन नेशन बहुत डिफरेंट नेशन है। लेकिन सर आपने मुझे दो पॉइंट्स बताए ना सर, आपने कहा कि एक ऑफ कोर्स उनकी जौहरी सलाहियत को टारगेट करना है, दूसरा रेजीम चेंज। सर आपको लगता है कि जौहरी सलाहियत को टारगेट करना इज बिहाइंड इट? बिकॉज ईरान आप जानते हैं सर, इजराइल के पास 400 से ज्यादा वॉर हेड्स हैं। कब से वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर उसने साइन नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका रशिया के पास, दुनिया एक वॉर हेड्स की रेस में लग गई है। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉकहोम का इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल पीस रिसर्च के ऊपर, जिसने रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया मॉडर्नाइज्ड वॉर हेड्स, यानी जिनके पास पुराने थे वो सब अपग्रेड करना शुरू हो गए उनको। तो ये दौड़ शुरू हो गई है सर। जी बिल्कुल दौड़ शुरू हो गई है, और मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों टारगेट अचीव करना अमेरिका या इसराइल इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जब आप टारगेट करेंगे, चाहे बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारते हैं, जहर है एक वही तरीका रह गया। तो मेरा फिर ख्याल है कि उस वक्त जो भी ढके छुपे अल्फाज में चाइना इंतबाह कर रहा है या किसी हद तक रशिया ने किया है, तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बाहर निकालना। क्योंकि किसी की सलाहियत को इस तरह तबाह करके उसको सरेंडर करने का अगर रीत इस तरीके से चल पड़ी, तो फिर इसका तो निशाना दुनिया का हर वो मुल्क बन जाएगा जो अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने आंख उठा के चलता है। इराक की, लिबिया की, लेबनान की एग्जाम्पल्स डिफरेंट हैं। ईरान एक डिफरेंट कंट्री है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसराइल के स्टेक्स ज्यादा है। इसराइल एक छोटा मुल्क है, उसके सिटीज में जो डेवस्टेशन हो रही है वो बड़ी कैजुअलिटी सेंसिटिव नेशन है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों से कभी भी मामला ठीक नहीं होते। अगर अमेरिका का सदर इस तरह के बयान देगा, ट्वीट करेगा, हर आधे घंटे बाद कोई नया बयान दे देगा, तो इससे सिचुएशन कैसे ठीक होगी? अमेरिकन प्रेसिडेंट माजी में भी हमेशा करते वही रहे हैं जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट में है, लेकिन एटलीस्ट ओपन मीडिया में या बयानबाजी में वो मुहतात रहे हैं। जो उन्होंने करना था बिल्कुल किया, लेकिन इस तरह के बयान दे के आप सिचुएशन को मजीद खराब करते हैं, दुश्मनियां पालते हैं, आपको इससे हासिल कुछ नहीं होता। ब्रिगेडियर साहब, इस सीरियस सिचुएशन में हम जानते हैं ईरान इसराइल की जंग बढ़ती जा रही है, इसके असरात पाकिस्तान पे पड़ते जा रहे हैं। बिफोर मैं बलूचिस्तान आपसे डिस्कस करूँ कि वहाँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस वक्त। हमारे सिपा सालार सर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे पर हैं, और हम जानते हैं कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने खिताब किया, और यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट उनका ये विजिट है, ये टूर है, स्पेशली इसकी टाइमिंग को देखते हुए, खित्ते की सिचुएशन को देखते हुए। आपकी नज़र में क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए अपने फील्ड मार्शल साहब के इस दौरे से सर? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखनी चाहिए। पहले बात तो यह दौरा जो है ना पहले से प्लान था, ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले प्लान था, तो इसलिए दौरा बाई चांस जब ये उधर गए हैं तो सिचुएशन इस तरीके से एस्केलेट हो चुकी है। मे भी उनकी जो मुलाकातें हैं, उनका अपना एक स्ट्रेचर है, जब वो बताएं अमेरिकन इंटेलिजेंसिया को, थिंक टैंक्स को कि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है और कितना ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो के पूरे खित्ते के लिए नुकसान हो सकती है, अमेरिका शामिल, तो किसी के दिल में वो बात बैठ जाए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखता। एक इंटरेक्शन है बिटवीन द अमेरिकन मिलिट्री एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री की आदत, और उसके दौरान कोई जो आपस के कोऑपरेशन के अमूर है वो जेरे गौर आ सकते हैं, या जैसे आपने फरमाया कि उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया है, तो उनके माइंड्स को थोड़ा सा एक उस पर्सपेक्टिव में बताने के लिए, मोल्ड करने के लिए आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज हम ये समझ हैं कि इससे बहुत ज्यादा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं हो सकता। सर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी टीम के साथ अगर कमांड एंड कंट्रोल रूम में सिचुएशन मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे इस बात पे ही पूरा यकीन है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका से भी बैठकर पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे और कमांड भी कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अमेरिका ज़रूर ये चाहेगा सर कि जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग के अंदर जब जाने का फैसला किया था तो पाकिस्तान से मदद मांगी थी, अब वो अगर ईरान की जंग के अंदर भी शामिल होना चाहता है जिसके कभी इम्कानात, वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स पाकिस्तान की हेल्प मांगेगा। और ऐसे वक्त पे अगर सिपा सालार भी अमेरिका में हो तो ऑफकोर्स मुलाकात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं सर। अमेरिकन डिजायर तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ये इजी डिसीजन होगा। अफगानिस्तान की जंग में उनको इसलिए ज्यादा जरूरत थी कि ईरान से तो उनको ये बेसिस मिल नहीं सकते थे। पाकिस्तान
बिल्कुल साफ था तो पाकिस्तान से मिल गया, लेकिन ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन करने के लिए उनका बहरी बेड़ा मौजूद है समंदर में, वो और ऑप्शंस को यूज करके ईरान को टारगेट जब करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जब वो डिमांड ऐसी करते हैं तो मेरा ख्याल है इट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन, क्योंकि जिस हद तक पाकिस्तान ने खुल के ईरान की हमायत की है, मॉरल उनको हमने सपोर्ट किया है, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया है, तो अगर अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान से मदद मांगेगा तो जब वो वक्त आएगा तो फिर उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि शायद अभी इतना ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने, नेतन्याहू के बयान में भी आया था कि हमें खतरा है कि पाकिस्तान कहीं एटम बम ना ईरान को दे दे। फिर हमारे लीडरशिप ने भी बयान जारी किए कि हम अपना एटम बम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारी डेटरेंस के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। अब मेरा सवाल ये है सर, हम जानते हैं कि इजराइल ने मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया है सर, और ये सवाल मेरा ऐसे आपसे मिनहसल मुसलमान है सर, एक इंसान होने के नाते आपका दिल क्या कहता है मैं जानना चाहता हूँ। और जो इजराइल फिर सारे मुसलमान ममालिक के ऊपर फौज कशी करने के बाद, जुल्म नस्ल कुशी करने के बाद वो आ जाता है ईरान के ऊपर, जो वाहिद मुसलमान मुल्क है जो इजराइल की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और ईरान के ऊपर भी अब जंग शुरू हो गई है। हर मुसलमान का दिल इस वक्त यकीनन ईरान के साथ धड़कता है, दुआ करता है उसके लिए, और वो ये भी दुआ करता है कि इजराइल गर्क हो, नेतन्याहू तबाह हो, बर्बाद हो, क्योंकि उसने जो जुल्म किया है उसकी इंतहा नहीं। आपकी नज़र में सर, क्योंकि बहुत सारी खबरें मुतजाद इत्तलात होती हैं कि शायद हमारी फोर्सेस थी, शायद नहीं थी, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है दिली कि वो ये जंग लड़ सके इजराइल के खिलाफ। आपकी नज़र में सर इस सिचुएशन पे आप क्या कमेंट करेंगे ब्रिगेडियर साहब? ये खबरें तो तला साहब, मैं तो ये कहूँगा ये खबरें तो ठीक नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कर सकता, ना करेगा। इंटरनेशनल दुनिया में रहते हुए आप इस तरीके से अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। बाकी ईरान को हम मॉरली डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। ईरान को कोई और ऑप्शन नहीं है सर मॉरली डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अलावा? जी, क्या मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अलावा हमने फलस्तीन के लिए भी कुछ नहीं किया, हम ईरान के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर? वो तो पड़ोस में है। तला साहब, अगर दुनिया में किसी ने आवाज उठाई है फलस्तीन के लिए तो ईरान और पाकिस्तान ने उठाई है, और ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ कोई बयान भी नहीं देता, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से खुल के इसराइल को जिस तरीके से हमने आड़े हाथों लिया, चाहे जनरल असेंबली चाहे भी है, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि 34 इस्लामिक कंट्रीज ने जॉइंट स्टेटमेंट का जिक्र किया था, 21 ने दिया, 13 अभी भी साइड पे हो गया। लोग तो आजकल किसी के इसराइल के खिलाफ खड़ा होना दूर की बात है, बयान में बयान मिला के भी नहीं दे सकते। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान और ईरान ने इसराइल को टेक ऑन किया, जो उनको अच्छा नहीं लगता, आपको पता ही है उन्होंने इंसानियत पे किया। और सबसे जो इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब देखें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, G7 है, G10 है, सुपर पावर्स है, इसमें चाहे चीन भी शामिल है, चाहे सब शामिल है, इसराइल या अमेरिका को अभी तक उस हिसाब से किसी ने आड़े हाथों ने लिया, और ये दुनिया की तबाही का एक पेश खैम है। इस तरीके से तो सारे आपके सब सर्वियंट होकर तो रह नहीं सकते। अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसे टारगेट्स अचीव होते हैं, इससे ज्यादा जो है फिर अनारकी ही क्रिएट होती है। इस जंग के असरात पाकिस्तान पे अगर हम बात करें ब्रिगेडियर साहब, तो बलूचिस्तान में हम जानते हैं फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है। कोयटा में 70% पंप्स बंद हैं, 3 रोज से वहाँ लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे। आज तो ब्रिगेडियर साहब खबर ये भी आई कि लाइनों के अंदर 2 अफराद के दरमियान झगड़ा हो गया और फिर झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि एक की जान भी चली गई। इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन पाकिस्तान सर, बलूचिस्तान में ऑलरेडी हम देख रहे हैं, आप और क्या चीजें फोर्सी करते हैं? पाकिस्तान पे डायरेक्टली इफेक्ट है। देखें ऑयल प्राइसेस हमारी एक ही दिन में 7 रुपए और 5 रुपए में बढ़ानी पड़ गई है। ईरान से पाकिस्तान को बलूचिस्तान में तो खैर दूसरे जराए से भी तेल आता है, दूसरे दूर दराज इलाके में, फिर वहाँ ईरान के साथ हमारी ट्रेड भी है। इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आगे चल के मजीद पड़ेगा, होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। हो ये सारी की सारी चीजें बहुत सीरियस है। और बलूचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे कंसर्न ईरान से भी रहे हैं। अल्लाह करे वो सिलसिला भी बंद हो, लेकिन इफेक्ट तो इसके है, इसमें कोई शक नहीं, सीरियस इफेक्ट है। थैंक यू ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स गुफ्तगू में बुद्धि एक ब्रेक था, उठो ब्रेक आप प्रोग्राम कंटिन्यू करना से स्टे विद अस।
इंपॉर्टेंट केस है जंजीयत समात थी असां लाइव ॾिठो से यकीनन पीटीआई लाइ हे रिज़र्व सीट्स इलाही इंपॉर्टेंस थियूं रखनि पीटीआई के मिलण घुर्जनि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पर अञा ताईं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीट्स खाली रखी वेठो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते अमल न किया रिव्यू पिटीशन आयल है तव्हां उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट भी ॾिसो था डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अली बुखारी साहब माहिर कानून किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए सर जज़ाकल्लाह खैर। बुखारी साहब ये जो केस हम रोज़ाना लाइव देख रहे होते हैं तकरीबन रोज़ाना ही अब समझें, आपकी नज़र में ऊँट किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है, आपका लीगल ओपिनियन इस पर यकीनन हम पहले सुन चुके हैं कि सीट्स पीटीआई को मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लेकिन ये सारे लाइव ब्रॉडकास्ट अब देख रहे होते हैं आप, तो आज की ब्रॉडकास्ट देखने के बाद आप किस रिजल्ट पे पहुंचे बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका जी साहब। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक सियासी वर्कर होने के नाते एक चीज़ तो बड़ा क्लियर जानता हूँ, और आपने जिन लोगों ने और आप लोगों ने बिलखसूस जिन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग्स देखी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, ये बेसिकली रिव्यू पिटीशन है जो ईसीपी ने रिव्यू पिटीशन डाली जो स्पेसिफिकली स्पेशल सीट्स के हवाले से थी। अब मेरे लिए तो ये पहली दफा मैंने देखा है कि रिव्यू पिटीशन में इस तरह बहस हुई है जिस तरह कोई अपीलेट कोर्ट में बहस होती है, और ये कोई अपील नहीं थी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें तो हम सिर्फ रिव्यू में जा सकते हैं, और रिव्यू में आप सिर्फ और सिर्फ लीगल एम्बिग्विटीज होती हैं जो उसको दूर करने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो एक ट्रेडिशन भी था और रूल्स में भी थे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में से कबल कि आपको अगर रिव्यू करना पड़े तो आपको कौंसल चेंज करने की इजाजत भी नहीं होती थी, और आपको ये होता था कि अगर कौंसल चेंज करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। बट जहां पर 26वीं अमेंडमेंट ने हर चीज तहस नहस कर दी तो वहां पर ये भी हमें देखने को आज दिन मिला कि रिव्यू के अंदर ऐसे बहस हो रही है, इस तरह बहस हो रही है जैसे पूरा फ्रेश केस में बहस होती है। और मैं पहले आपको एक चीज बताऊं, मुझे बड़ी हैरत भी हुई इसके ऊपर कि वो जजेस हमारे इस मैच में आते बैठे हैं जो काजी फायद ईसा के साथ उस मैच में मौजूद थे जिसके हमसे बल्ले का निशान लिया गया। हम तो खुद कहीं देर से पेपर लेके बैठे थे ना, 2 बजे तक बैठे रहे, हमें यहाँ रोज दिन पैर खुशवार किया रखा, पुलिस उठाई रखी, हमें बिठाई रखा। इशू ये है कि उन 2 जजेस ने भी क्वेश्चन किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने हमसे बल्ले का निशान लिया। यहाँ से ये सारी की सारी एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, और जो जिसे मैं कहता हूँ ये वो फैसला था जो कि सदियों याद रखा जाएगा, जो मुश्ताक के फैसले से भी ऊपर का फैसला आ गया, जो नजरिया जरूरत के फैसले से भी ऊपर का फैसला आ गया। तो ये एक ऐसा फैसला है जो तारीख में सारी जिंदगी जो है इसको भुलाया कभी भी नहीं जाएगा, जो इतनी बड़ी नाइंसाफी लोगों के साथ हुई। बट इसके अंदर एक बड़ा जो टेक्निकल चीज है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ कि जब भी आप रिव्यू फाइल करते हैं, यार आपने रिव्यू फाइल किया एक ऑर्डर के अगेंस्ट, वो ऑर्डर कौन सा है? वो ऑर्डर है जो जुलाई 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, तो आपने 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। यार किसी जज ने ये पूछना गवारा नहीं किया जिस पिटीशन रिव्यू जिन्होंने फाइल की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि भाई 10-11 महीने गुजर चुके हैं, आपने ये एग्जीक्यूट भी किया या नहीं, सही होगा या गलत होगा, एग्जीक्यूट तो करना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। कोई ईसीपी का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बालातर तो नहीं है। ये बात मानने वाली है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर भी यूज की, उन्होंने हाई कोर्ट की पावर भी यूज की, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर भी यूज की, लेकिन यार एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए, वो तो नजर आना चाहिए ना। कहते हैं ना जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। सो बात यह है कि ये जो चीजें होती है नजर भी आने चाहिए। किसी एक ने ऑर्डर नहीं पढ़ा, किसी जज ने उनको ये नहीं कहा कि भाई आप रिव्यू में आए हैं, ऑर्डर तो पढ़ देना पहले जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आए हैं आप। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीजें थी। मैं इस चीज से बिलीव आप नहीं करता हूँ कि जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो आज मुझे सुबह कई प्रोग्राम में पूछा गया जी बड़ी अच्छी हवाएं आपकी तरफ नजर आ रही हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने कहा यार देखें मैं तो एक स्टूडेंट लॉ का भी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ। तो यार हमने तो हमेशा यही सुना हुआ था कि जजेस नहीं बोलते, जजेस का फैसला बोलता है, जजेस नहीं बोलते उनका कलम बोलता है। तो हमने तो यहाँ पर बहुत कुछ देखा है यार। जमाना बदल गया बुखारी साहब, जमाना बदल गया है। मैं तो अब ये देखता हूँ कि जजेस जो बोलते हैं, जो ऑर्डर अनाउंस करते हैं, जब लिखते हैं उसके बाद पता चलता है कि अनाउंस और हुआ है और रिटर्न और आ गया। बिल्कुल। तो हम तो इस तरह की चीजें भी कर रहे हैं। हम पिटीशन लगाते हैं, पिटीशन फिक्स नहीं हो रही। अच्छा फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है पता लिखिए, हम नोट देते हैं लिख के इतना केसेस इसके पास पेंडिंग है, पता चलता है किसी 3rd, 4th, 5th बेंच पे चला जाता है। अच्छा उसके बाद इकट्ठा करते करते महीना गुजर जाता है और आपकी वो पिटीशन ही इन्फेक्शस हो जाती है क्योंकि नीचे वाली कोर्ट्स डिसाइड कर देती है। तो यार इंसाफ जो है ना वो नजर आना चाहिए, नजर आते हुए होना खाली नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए।
अब मैं कमेंट्स के ऊपर, जजेस के कमेंट्स जो उन्होंने जिनको किया उससे मैं बिल्कुल कोई बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उससे बिलीव ही नहीं करता। ठीक, मैं बिलीव करता हूँ जो ऑर्डर आएगा। अग्रीड, ठीक है। अग्रीड। अब इसके मैं, जैसे आपने पहले कहा, मैं इसके स्पिरिट के ऊपर या इसकी सोल के ऊपर नहीं जाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या थी, उसकी स्पिरिट क्या थी, ये स्पेशल सीट्स क्यों रखी गई थी, इसका तनासब किस तरह होना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब मीनिंगलेस हो गई तो सबको पता चल गई। लेकिन उसके मुताबिक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ट्वाइस नहीं किया यार, दो दफा। मतलब अगर मैं आपको चला जाऊं, बंदियाल साहब के दौर में 90 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इलेक्शन करवाने, ईसीपी को मैं कहते हैं पंजाबी में हम कहते हैं पिट मरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यार इलेक्शन करो, 90 दिनों में नहीं हुए। उसके बाद ईसीपी ने ये ऑर्डर हुआ, जो फुल बेंच का ऑर्डर आया, इस पे आज तक चीजें एग्जीक्यूट नहीं। और उसका जब आप एक बुनियादी टेढ़ी रख देते हैं ना तला भाई, तो उसका आगे से हमारा हमेशा टेढ़ी चढ़ती है। ये कभी नहीं हो सकता किसी भी। और मैं हर प्रोग्राम में ये फर्ज समझता हूँ ये बात करना। और जो तारीख के अंदर हमने देखा कि किसी दौर में 8th अमेंडमेंट आई थी जनरल ज़िया-उल-हक दौर में, 8th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका अंजाम क्या हुआ, वो इबरतनाक अंजाम हुआ उसका। ये 26वीं अमेंडमेंट का भी बहुत भयानक अंजाम होगा अल्टीमेटली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक चीज और आपसे ये कहता चलूँ, मैं लाजम समझता हूँ ये चीज भी कहना कि देखिए, हमारे एज अ मुसलमान, एज अ सोशली, रिलीजियसली या एज अ पाकिस्तानी, हम पे सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है जो बाइंडिंग है हमारी। ठीक है, जो सुनहरे असूल है उसके वो हमें ड्रॉप करने। और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका प्रेमेबल ये है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे होगा कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो अल्लाह उसके रसूल के कानून के खिलाफ हो। अब बात यह है कि आपने उसके बाद जो लॉस अमेंड किए, या मैं आसान लफ्जों में कहूँ यार, आपके सामने हम जीत के बैठे हुए, आपने लोगों की इमारतों में खयानत कर दी, 50,000 वोटों से हम जीते, उठा के पैर फेंका आपने बंदूक के जोर और जाली लोगों को अंदर बिठा दिया। यार क्या आपका जस्टिफिकेशन है? आपने रात को 11 बजे बल्ले का निशान ले लिया 10 लोगों के ऊपर, 10 लोग जो 9 के 10 लोग पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आज पूछ तो सकता हूँ ना तल्ला भाई, वो कौन है नौरीन भाई? वो कौन से 10 बंदे? उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा पाकिस्तान में या नहीं लड़ा? वो आए कहाँ से, कहाँ चले गए? आपने 10 बंदों के कहने में 25 करोड़ अवाम के जो है उनके राइट बुखारी साहब, निशान ही नहीं दिया यार। बुखारी साहब आज स्पेशल सीट के हवाले से मैं आ जाता हूँ। स्पेशल सीट के ऊपर यार एक चीज आया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और जिन जजेस ने क्या वो आज उसके ऊपर पूछ रहे हैं, वो ऐसे बहस सुन रहे हैं। मैं देखिए, मैं वापस लीगल टर्म पे आ गया, वो ऐसे बहस सुन रहे हैं जैसे कोई फ्रेश केस सुन रहे हैं यार। बिल्कुल पॉइंट आ गया बुखारी साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज इमरान खान का जो स्टेटमेंट आया है अलीमा खान के जरिए मुलाकात के बाद अडियाला जेल से, कि उन्होंने कहा कि हम एहतजाज को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर रहे हैं। इस वक्त जो इसराइल और ईरान जंग चल रही है, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए आपकी नज़र में ये फैसला, क्या यही रीज़न है इस को मौखर करने की एहतजाज को? क्योंकि लोग बहुत सारे ये भी चहमगोया कर रहे हैं कि PTI बहुत सारी मुश्किलात से 2-4 थी, दे वांटेड टू बाय टाइम, तो उन्होंने ये वजह बना ली। और आपकी नज़र में सर ये सिचुएशन जो ईरान इसराइल की इस वक्त एस्केलेट होती जा रही है, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा सर। देखें, ऐसी बात है कि मैं तो खुदा गया था, मेरा नाम था उस लिस्ट में जो खान साहब से मिलने। लास्ट ट्यूसडे को भी मैं गया था, उन लोग के में मेरा नाम 6 बंदों में जो मिलने के लिए गया ना। रात को उन्होंने, ना लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने जाने दिया, ना आज जाने दिया। उसके खान साहब 2 बहनों को अलाउ किया और हम 5-6 बजे वहां से निकले जब वो वापस आई। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि खान साहब ने कहा कि 2 वीक के लिए हम आगे इसको कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। उसकी रीजनिंग बड़ी वैलिड थी। खान साहब ने बड़ा सीधी बात की कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान के साथ हमारे काफी मजहबी, जज्बाती बहुत से जो है ताल्लुकात हैं, सैकड़ों किलोमीटर का हमारा उनके साथ जो है बॉर्डर लाइन है। और उसके बाद उसका जो दुश्मन लड़ रहा है वो हमारा भी दुश्मन है। आज से महीना पहले हमारे ऊपर इंडिया ने अटैक किया तो ड्रोन जो चले वो इजराइल के थे। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया पे आई कि इजरायली टीम आई हुई थी जो वहां पर बैठ के ऑपरेट कर रही थी, वही आज उनके साथ भी लड़े। सो इसके ऊपर खान साहब ने जो डिसीजन दिया बिल्कुल ठीक दिया, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। और आपको पता है कि वी आर पैट्रियट पाकिस्तानी, हमारे पास तो हमने मारे खाई, हमने मैंडेट चोरी हुआ, हमारे काम कारोबार तबाह हुए, घर तोड़े गए, सब कुछ हुआ, बेगुरती की ख्वातीन के साथ ज्यादती की। लेकिन हम जब भी पाकिस्तान की बात आई, इमरान खान साहब ने, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान की फौज है हम उनके साथ खड़े हैं, इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम खड़े हैं, हर तरह की तरंगेजी से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और सारी कौम इकट्ठी हो जाए। और कौम इकट्ठी हुई और आपकी DGI SPR ने ये स्टेटमेंट दी के साथ सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, सारी यूथ का शुक्रगुजार हूँ। तो वही चीज आज इमरान खान साहब ने दोबारा पैट्रियटिज्म का करते हुए ये चीज भांपते हुए, तो ये एक मुश्किल टाइम है। ईरान के पास जंग जो है वो और भी कहीं चल सकती है, वो जंग सीरियस नेचर की भी हो सकती है।
तो उसके लिए उन्होंने पोस्टपोन किया। बाकी हमारे पास तो यार अल्लाह भाई, जो लोग कहते हैं कि हम मुश्किलात का शिकार हैं, भाई कौन सी मुश्किलात का शिकार है? पर्चे हमारे पे अंदर, हम है जहाँ पर 17 पर्चे होंगे 10 और हो जाएंगे यार, ठीक है। उसके बाद आपने जो है बुलेट इंजरीज हो गई, लोगों को मारा, सब कुछ कर दिया, हम तो दोबारा आ जाएंगे। लीडरशिप हमारी टॉप लीडरशिप जेल में पड़ी हुई है, खान साहब की खुद जेल में, उनकी वाइफ जेल में, उनकी बहनें पर्चे भुगत रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आज जो है हॉस्पिटल से घर उधर लखपत जेल गए। तो इस सारी चीजों का मकसद कमजोरी तो हमारा है नहीं। उसकी वजह भी बता दूं कि हम लोग जो है वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना मैं किसी फ्यूडलिस्ट का बेटा हूँ, ना मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ, ना मैं किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। यार हमें तो खान साहब लेकर है मासेज में से, हम तो अवाम में से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना हम सर जंग सीरियस होती जा रही है बुखारी साहब, ना हमारी विरासती तौर पर लीडरशिप आई है। तो जो अवाम के लोग होते हैं उनको अवाम निकालना कभी मसला नहीं होता। आज आप फ्री हैंड दें, मैं आपको किसी और को छोड़ दें, मैं आपको इस्लामाबाद के अंदर से 5 लाख बंदा निकाल के दे दूंगा। यार ऐसी बात नहीं है, 25 लाख आबादी है इस्लामाबाद की, 3 सीट हम जीत के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको साइड बाय साइड चलते हैं। जंग बढ़ती जा रही है बुखारी साहब, इस पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। जंग बढ़ती जा रही है बुखारी साहब, सॉरी, इजराइल ईरान की जंग बढ़ती जा रही है, सूरत हाल इंतहाई सीरियस है, और हम ये जानते हैं कि फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त अमेरिका के इंपॉर्टेंट दौरे पर हैं, जो पहले से शेड्यूल हुआ था। और अमेरिका का रोल आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हर घंटे 2 घंटे के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं ईरान इजराइल वॉर के ऊपर। G7 का इजलास छोड़ के वापस अमेरिका पहुंचे। आपकी नज़र में सिचुएशन कितनी सीरियस है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए तला भाई, बिल्कुल सीरियस नॉट है ये, और आपको 2 चीजें हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। एक तो मैं जब एज अ हिस्ट्री देखता हूँ, तो मैं ईरान को जब देखता हूँ एज अ पर्शियन स्टेट, तो पता चलता है उनकी एक डायनेस्टी है जो हजारों साल पुरानी, इसकी पर मुहित है। और जब उससे पीछे भी हम चले जाते हैं तो ये देखा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उस टाइम बना जब उसने ड्योरस को या पर्शियन एम्पायर को फतह किया और उनको हराया। सो कौम तो है वो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। 10 करोड़ आबादी भी है, उनकी रिसोर्सेज उनके गो के हैं उनके पास जो यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन उनका हमने एक हिस्ट्री वाइज देखा है कि स्ट्रॉन्ग नेशन है, इसलिए कि आफ्टर इनकलाब एक दिन में पूरी असेंबली उड़ा दी गई थी। उन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और असेंबली में सारे उनके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे खत्म हो गए, लेकिन नेक्स्ट डे दोबारा उनकी असेंबली बैठी और उन्होंने लेकर गए। तो उनका एक कॉन्सेप्ट या उनका एक जो अपनी कौम पे एतबार है या कौम का मुतहद होना एक बड़ा एक यूनिक लेकिन एक फैक्चुअल पोजीशन ही है। आप ऑटोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर की बात करें तो इनके पास रूलिंग ब्लड्स जो चल रहे हैं और वॉरियर्स भी हैं। अब जब हम इसराइल के खिलाफ जब देखते हैं हम, तो ऑब्वियसली इसराइल की इनकी दुश्मनी आज से नहीं चल रही। डे फर्स्ट से ईरान नहीं मान रहा इसराइल को, डे फर्स्ट से पाकिस्तान नहीं मान रहा इसराइल को, ठीक है। तो हमारी अगर कहें कि जी उनसे दोस्ती होगी है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे वो अब भी दुश्मन तो हैं, वो भी इसीलिए इनको स्नैप कर रहे हैं क्योंकि सारे रीजन में अल्टीमेटली रह के मुसलमानों में अगर कोई पावर फोर्स रह गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज ऑन टॉप, क्योंकि वी आर एटॉमिक पावर। और ऑन द अदर साइड ईरान की क्योंकि फौज है 6,90,000 फौज है, 1,90,000 पाकिस्तान इनकलाब है, तो उनकी फाइटिंग फोर्स तो है। यस एडमिटेडली उनकी जो है एयरफोर्स जरूर कमजोर है क्योंकि वो पुराने F-14 और वो ज्यादा 79 इनकलाब के बाद तो उनको मिला नहीं। लेकिन जब मैं उनकी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रहा था तो ये पता चला कि उन्होंने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बड़ी वाइजली जो है वो मिसाइल सिस्टम और इसके ऊपर की, जो आज उनको फेवर भी कर रही है। बिकॉज कि नोइंगली उनको पता था कि हमारे ऊपर अटैक आएगा तो कहाँ से आ सकता है, हमें क्या रिबट करना है, कैसे उसको लेके चलना है। सो इसका असर तो हुआ, आपका पेट्रोलिंग महंगी होगी, आपकी फ्यूल सारे के सारा फैक्ट्स बढ़ गई, तो आपकी जंग अगर बढ़ जाती है तो ये इंटरनेशनली आएगी। 2 चीजें मैं से तला भाई पे ऐड कर दूं। नंबर 1 आपने देखा कि ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप ने कि तेहरान खाली करते हैं लोग, जी हाँ, लेकिन इसके साथ हमने ये भूल गए, हमने ये नहीं देखा, मैंने 2 प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि चाइना ने भी कहा चाइनीज को कि भाई आप जो है वो इसराइल खाली करें। एग्जैक्टली सर, ठीक है, वहां से निकले। सो दिस इज अ अलार्मिंग पोजीशन। ये नहीं है कि वन साइडेड गेम चल रही है। और आपने ईरानियन का स्पिरिट देख लिया और उनका हौसला भी देख लिया कि उन्होंने बाकायदा स्ट्राइक बैक किया और उसी वेलोसिटी से किया जो उनके पास मौजूद थी, और उसका असर भी हुआ कि ये नहीं है कि जो इसराइल है वो नाकाबिले तस्खीर है और उसके ऊपर कोई चीज लग नहीं सकती। उनको भी पता चला कि जो हमने फिलिस्तीनियों पे बम गिराए थे वो बम वापस गिरे तो कैसे तकलीफ होती है। सो सारी मुस्लिम उम्मा को भी मैं देख रहा था मीडिया में, सारे के सारे चैनल्स पे भी, अपने एंकर्स को भी, हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, बेसिकली तो हम सारे मुसलमान ईरान के साथ खड़े हुए हैं इस टाइम के यार हमारा एक दुश्मन ममालिक है और वो मुल्क जो है वो रेगुलरली 1.5 साल से उसने
फलस्तीन के अंदर बेगुनाह रहते बच्चों को और उनको उसने, मैं कहता हूँ, पूरी की पूरी नस्ल खुशी कर दी और सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। उन्होंने लेबनान के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सो ये तो एक, वो मैं कहता हूँ ना, इलाके में एक छोटा बदमाश डेवलप हुआ। तो अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज में कहूँ तो ये अमेरिकन और कुछ यूरोपियन स्टेट्स ने एक छोटा बदमाश तैयार किया जिसको दिल करे मारे और वापस बैठ गए। अब जब उनको वापस पढ़ना शुरू होगी ना, कहते हैं ना, फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स। जी हाँ। तो लेट्स सी अब ये आगे किसे जाता है। अगर ये बस थोड़ी बुखारी साहब, मुझे नबी की वो खूबसूरत कौल याद आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुरासान से लोग आएंगे जो मस्जिद अक्सा को दोबारा फतह करेंगे। अल्लाह करे कि वो दिन जल्दी आए और हमारे ईरानी भाइयों को कामयाबी मिले। यमन भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया यमन से भी एडवोकेट अली बुखारी साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। सर जज़ा